बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। और मेरा अंदाज़ा ये था कि 2 रुपये 3 रुपये रोज़ाना बढ़ाया करेंगे, तो ये जब हम एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे तो ये कीमत 20-25 रुपये बढ़ जाया करेगी। लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज़्यादा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गुज़िश्ता 4 दिनों में लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते डीजल की कीमत में 44 रुपये का इजाफा किया है सरकार ने, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब रोज़ाना बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। वो रोज़ाना कभी 10 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपये बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपये बढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके, यानी पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपये और बढ़ाई है। एक दिन पहले उन्होंने कम की थी 35 पैसे। जब कम करते हैं तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब ये एक तरीका रह गया अवाम की जेबें काटने का। क्योंकि मैं जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवी वसूल की जा रही है वो लगभग 80 रुपये से ज़ायद है। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में टैक्सेस लेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर, और वो लेवी की मद में आप लेंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और यही एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो टोल प्लाजा थे जितने भी, जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे बहुत कम, उनमें 200-200, 300-300% तक इजाफा हुआ है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों पे 400% तक का भी इजाफा हुआ है टोल टैक्स के अंदर। तो ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो माजी में नहीं होते थे। यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, तो पैसा कैसे निकालेंगे? और झूठ इनकी जुबान के ऊपर है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है, जिसको जेनजी एहतजाज कहते हैं, यानी जो नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं और वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी। फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहां से निकाला गया, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो मनाजिर भी सबने देखे। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुंचे और जो नौजवानों के साथ अब मारा मारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीज़ों को जो सहाफ़ी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद को खुशखबरी बना बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ कर दी गई और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो जख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है। वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ, उसमें क्या मुख्तलिफ है। किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर एहतजाज किया था, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। इसी तरह से नौजवानों ने जो एहतजाज किया, इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहां कितने लोग गोलियों से भून दिए गए? मेरा एक सवाल यह है, कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए? मेरा दूसरा सवाल यह है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया? भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया? मेरा चौथा सवाल यह है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया? मेरा पांचवा सवाल यह है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और यह कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए कोई बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी। बार बार यहां पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहां पे डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया।
आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी जरूर चलाती है, ये तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को खतरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियां मार दो, बंदों को जबरी तौर पे लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, जो आवाज निकाले उसकी आवाज को दबा दो। इंडिया में इन नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। ये जो नौजवान हैं इनके घरों को भी पता है, इंडियन पुलिस को, उनकी हुकूमत को, वो इनके नामों को भी जानते हैं। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम जो है वो यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है ना। तो इंडिया में जमहूरियत पनप रही है इन एहतजाजों के नतीजे में, और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एहतजाज होते हैं, कश्मीरी बैठे हैं कहते हैं शरपसंद है, गद्दार है, बलोच निकलते हैं उन्हें कहते हैं जी गद्दार है, शरपसंद है, दहशतगर्द है, पठान निकलते हैं उनको भी यही कहते हैं। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी आजकल गद्दार करार दिए गए हैं। पीटीआई भी गद्दार है, टीएलपी के लोग दहशतगर्द थे वो भी गद्दार है, बलोच गद्दार, सारे गद्दार है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए और इंडिया के मीडिया ने इसको किसी और तरह लिया। हाँ, जो गोदी मीडिया है उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई ग्राउंड में। ये पाकिस्तान में भी होगा। जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया, जो लोग खुद जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग तमाशा देखेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुजदिल हैं, भाई लोगों ने निकल के 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले की धज्जियां उड़ाई तो क्या करें? लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, खवातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे तंग आकर। ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेंजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहें, उन्हें ये जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। तो काकरोच जनता पार्टी उसने इंडिया में मुसीबत डाली हुई है। देखें पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं और कब मुसीबत डालते हैं, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूं, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ब्लडी सिविलियंस और कीड़े मकोड़े हैं। हमारी उनकी नज़र में कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सबको उनकी औकात दिखाएंगे और वो वक्त आएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान के मालिक और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप ही के फैसले चलेंगे, सिक्का राइजुल वक्त आपका होगा। ये खुशखबरी मैं आज बोल रहा हूं। हो सकता है कि जब आप ये खुशखबरी मना रहे हो उस वक्त बहुत देर हो गई हो या बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान पे पाकिस्तानी राज करेंगे। कोई हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज नहीं करेगी, बाहर से फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। वक्त आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज और नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहां पे है, मरियम नवाज वहां पे है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज्यादा। आगे जो चंद 100 लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़े गर्क हो गया। ये 3 दफा का वजीर आजम है जिसको लेकर गए, एक सूबे की वजीर आला है जिसको लेकर गए और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ के दौर में वापस आए थे तो उस दौर में मैंने कुछ जलसे कवर किए थे। तो एक बंदे के सीने के साथ दूसरे बंदे की पीठ लगी हुई होती थी और पंडाल में जगह नहीं होती थी, बाहर भी लोग खड़े हुए होते थे। ये हालात होते थे उस वक्त, इतनी मकबूलियत थी। फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। स्टेटमेंट उनका यह है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि वो मुझे वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बना दे। एक तो इसमें आप समझे एक तरह का टॉन्ट है कि मुझे वजीर आजम बनाने का कहा, बनाया नहीं, आप लोग खुद ही वजीर आजम बन गए। दूसरा, नवाज शरीफ ने यह बात का एतराफ़ कर लिया कि अब उनकी नहीं सुनी जाती।
उन्होंने एतराफ़ कर दिया कि क्योंकि शहबाज शरीफ के बराह रास्त ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक पेज पे हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लिहाजा फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं या शहबाज शरीफ ने करने हैं, मेरा जोर नहीं चलता। नवाज शरीफ ने दूसरी तरह अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अगर मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना भी चाहूँ या मेरी ये ख्वाहिश भी है तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा अर्दली है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे बना सकते हैं वज़ीर आज़म, मैं खुद नहीं बन सकता। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले का ये अंजाम मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आज वो एक छोटे से इलाके का, एक छोटे से खित्ते का, एक छोटे से मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है और वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश इतनी है। एक और चीज़ मैंने सोची कि ये ख़ानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार देखना ही नहीं चाहता किसी के पास। यानी एक भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बेटी वज़ीर आला पंजाब है, बाकी सारा ख़ानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वज़ीर आज़म जो है वो भी अपना रिश्तेदार लगाया हुआ है और अब ख्वाहिश ये है कि एक जगह और इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर जाके मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। देखा ना, ये पूरे ख़ानदान को हमेशा इक़्तिदार के अंदर रखना चाहते हैं, ये किसी को भी इक़्तिदार में हिस्सा नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है इन्हीं का खून ऐसा है जिसे मसनद पे बैठना चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कश्मीर में 50 के करीब लाशें गिरी हैं, नवाज शरीफ ने उन पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला मगर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो नादरीन, पिछले 15 साल में से 13 साल से ज़ायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है आज़ाद कश्मीर पे। यानी 2008 के बाद से अगर आप देख लें तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या PMLN की हुकूमत है। बीच में PTI को लगभग 1 साल के लिए हुकूमत मिली, उसके बाद उनकी वफाकी हुकूमत खत्म हो गई और वहां पे साजिशें शुरू हो गई। तो लगभग जो उन्होंने अपनी हुकूमत इंजॉय की, जो लगता है कि उनके पास वो हुकूमत का सही टाइम था, वो 1 साल था, 1.25 साल था, और 2 साल टोटल उनके पास मिलाकर आप कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसे तकरीर करते हैं वहां पे जैसे वहां पे कभी उनकी हुकूमत आई नहीं। जिस तरह वो मसाइल गिनवाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं कि ये भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, और भाई किसने करना था? इमरान खान को तो 1 साल मिला कश्मीर, बाकी 13-14 साल तो आपके पास रहा और हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर कश्मीर में एयरपोर्ट्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड्स हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में है। अगर वो सब कुछ उन्हें नहीं मिला तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो वही जमाते हैं ना जो वहां पे इक्तदार में रही हैं। या आप 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे सारा कुछ। तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन है। बिलावल वहां तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल हुकूमत में नहीं है, हालांकि हुकूमत बिलावल की है। पिछले जितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, जो खेल खेला गया, वो बिलावल की हुकूमत ने खेला है वहां पे आजाद कश्मीर ने। ये जो मार कुटाई हुई बिलावल की हुकूमत ने की, कलअदम करार दिया बिलावल की हुकूमत ने किया, लोगों का कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में हुआ, लोगों के सरों पे इनाम रखा गया बिलावल की हुकूमत में रखा गया। ये जितनी फोर्सेज बुलाई गई, जुल्म और बर्बरियत की गई, ये सारा कुछ बिलावल के दौरे हुकूमत में हुआ है आजाद कश्मीर में। और बिलावल वहां पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है। हुकूमत उसकी है, खुद को अपोजिशन बनाकर पेश कर रहा है। ये ना लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन कश्मीरी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें शऊर भी है, उन्हें अंदाजा है कि उन्हें बेवकूफ बनाने आए और कोई चक्कर नहीं है। अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया तो याद रखिएगा इन दोनों जमातों की वहां पे जमानतें भी जब्त हो सकती है, जो इनके हालात हैं। अब नादरीन, एक और खबर, इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया है। पहली मरतबा नौरीन खानम भी आई, अलीमा खानम भी आई, और जो उनका एक मुतनाज़े बयान है नौरीन खानम का, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अलीमा खानम ने कहा कि मोदी की दोस्ती नवाज शरीफ के साथ है, यह पूछना जुर्म है। वो बगैर वीजे के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं, हम इतना नहीं पूछ सकते। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती थी कि इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं। मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं किया था। हम 3 औरतें खड़ी हैं, जितने केसेस लगाने लगा दो, क्या कर लोगे, बाहर ही दोगे ना। ज्यादा से ज्यादा हम नहीं डरते, हम शहादत कबूल कर लेंगे, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अच्छा, जो बात नौरीन खानम ने कही, उन्होंने भी एक बात की। देखें, उनका बेटा भी जेल में है अभी, और लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में है। कलभूषण जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा,
ये कुलभूषण यादव की बात हो रही है, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट। वो कहते नहीं, कुलभूषण यादव जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा उसको अपील का हक दिया गया, लेकिन मेरे बेटे हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दिया गया। अब ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये तो जुल्म है कि हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दे रहे और कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं। एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया कि क्योंकि ये खबर चली थी और इस खबर में एक बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन है, जो ऑरेंज लाइन है, ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिया था ये शब्बर जैदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा जी ये सी पैक के जो पैसे थे उनमें से आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई चाइना से पैसे लेके, तो ये आपने गलत किया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी आपकी इतला के लिए अर्ज है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन वफाकी हुकूमत के पैसों से नहीं बनी, बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। एहसन इकबाल का झूठ पकड़ा गया और ये हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड हैं और ये वो तमाम खबरें हैं जो सरकार ने खुद छपवाई हैं। ये खबरें ये बताती हैं कि ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक के जुमरे में जो चाइना ने पैसा दिया था ये उन पैसों से बनी है। ये जो मनसूबा था ये लगभग 1.65 बिलियन डॉलर्स का था, यानी 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का मनसूबा था। टोटल इसकी जो कॉस्ट थी, इसका जो 48% पैसा है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा जो चाइना का एक बैंक है एक्सिम बैंक, उसने सॉफ्ट लोन दिया है 52%। तो चाइना का पैसा भी आ गया और वफाक का पैसा भी आ गया और एहसन इकबाल साहब का झूठ भी पकड़ा गया। ये ऐसे टिल्ले मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, इन्हें लगता है कि किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये रिकॉर्ड सारा हम आपके सामने रख देते हैं, आप देख लीजिए। ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि लगभग आधा पैसा ये चाइना से लेकर आए थे और ये कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर और सी पैक की मद में ये पैसे पाकिस्तान में आ रहे थे, और दूसरा आधा पैसा जो है वो वफाक ने और पंजाब ने डाला था। अब मुझे बताएं कि वफाक का पैसा भी आ गया जो एहसन इकबाल ने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी 100% पैसा पंजाब ने लगाया। नहीं, सी पैक का भी है, वफाक का भी है और बाकायदा इसके रिकॉर्ड का ये हिस्सा है। और ये एक ऐसा मनसूबा है जिसकी कीमत पाकिस्तानी अब भी चुका रहे हैं, यानी ये खसारे में चलने वाला मनसूबा है। आप इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। पाकिस्तान में तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, इंसानों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ पे ये आलीशान मनसूबे बनाते हैं जिनमें बड़े बड़े किक बैक्स होते हैं ताकि पैसा बड़े बड़े ठेकेदारों की जेबों में जाए और ये इन मनसूबों को दिखाकर लोगों से वोट मांगेंगे। जनाब ये देखिए हमने इतने बड़े बड़े मीनार खड़े किए हैं, इनको देखो और हमें वोट दो। हालांकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी उस वक्त, किसानों का इस्तेसाल हो गया, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं दी, लेकिन इन्हें वोट चाहिए लोगों को बेवकूफ बनाकर। नादरीन, कुछ थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की तकरीबन सारी बातें ही मानी है, जिसमें चीदा चीदा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, उन्होंने एक्शन इन सिविल एड का एक कानून था जिसको कहा था फौरी तौर पे खत्म करेंगे, उन्होंने वो खत्म नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी, उसको कंटिन्यू किया। फिर फौजी ऑपरेशन पे उन्होंने कहा था जी हम नहीं होने देंगे। आज वो खुद कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ फौजी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके वो खिलाफ नहीं है। अवाम का इनखला उन्होंने कहा था हम नहीं होने देंगे। आज मुख्तलिफ इलाकों की अवाम के इनखला के अंदर सूबाई हुकूमत खुद मददगार है। फिर उन्होंने कहा था ड्रोन हमले बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब ड्रोन हमलों के ऊपर एक भी FIR नहीं होती और वजीर आला अपनी बेबसी आपको बता चुके हैं। फिर बजट भी उन्होंने कहा था हम पास नहीं होने देंगे, उन्होंने बजट भी एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक पास करवा दिया है। इमरान खान की आंख जब खराब हुई तो उस वक्त जब बहुत गुस्सा था लोगों में, तो एस्टेब्लिशमेंट की दरखास्त पे सुहेल अफरीदी साहब ने इनडोर एहतजाज किया, जिसमें वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनडोर एहतजाज किया। स्ट्रीट मूवमेंट में जो अमली तौर पे काम हुआ वो सिफर है, यानी स्ट्रीट मूवमेंट का अभी तक आगाज भी वो नहीं कर पाए। मोहसिन नकवी से उन्होंने मुकम्मल ताउन किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट की वो कौन सी चीज या टारगेट है जो उन्होंने सुहेल अफरीदी से अचीव ना किया हो, और सुहेल अफरीदी उसके बदले में क्या ले पाए। ना उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, ना वो इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत दिलवा सके, ना उनके डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवा सके, ना बेटों से बात करवा सके और ना फैमिली की मुलाकातें खुलवा सके, ना इमरान खान साहब का कोई भी स्टेटमेंट बाहर आता है। तो ये है जनाब कुल कारकर्दगी सुहेल अफरीदी साहब की अब तक की। हो सकता है फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करें, तो तब तक के लिए वेट करते हैं और देखते हैं। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहां जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, जो मर्जी कर ले, जब तक पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं होगी इनके पांव उखड़े रहेंगे, ये कभी भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे।
और मईशत बेहतर होगी जब सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इन्होंने जितने भी दावे किए आज तक सारे झूठे साबित हुए। मिसाल के तौर पे पहले कहा गया सऊदी अरब से बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है और दावतें भी दी सऊदी अरब वालों की, अलबैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 7 स्टार की चेन आ रही है, कुछ भी नहीं आया। फिर कहा गया अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स आने वाले हैं, लगभग 50 अरब डॉलर की कहानी सुनाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। फिर कहा गया कि SIFC एक गेम चेंजर है, उसके ऊपर बहुत सारे जर्नैल बिठाए गए, लेकिन वो गेम चेंजर अभी तक साबित नहीं हो पाया। फिर कहा गया कि हम मादनियात बेचकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने वाले हैं, और फिर हमने देखा कि ब्रीफ केस उठा के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े थे, वो पैसा भी नहीं आया, वो सरमायाकारी भी नहीं आई। फिर हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक बार फिर हमारी सरजमीन से तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मिल गए हैं, फिर यह खबर भी गायब हो गई। फिर उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक नया रास्ता बनेगा और यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर 100 अरब डॉलर्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ताजरों के सामने यह दावा किया गया, आर्मी चीफ ने खुद दावा किया, वो भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बुलाया गया, सरकारी खर्चे और प्रोटोकॉल पे बुलाया गया, 1000 अरब वो लेकर आ रहे थे और उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। अमेरिका से सरमायाकारों का बहुत बड़ा वफद पहुंच गया, जेनेटरी बीच आपको याद होंगे, बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं। ट्रंप टावर जो है वो पाकिस्तान में बनने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। हम क्रिप्टो से अरबों डॉलर कमाने का मंसूबा बना चुके हैं, वो अरबों डॉलर भी नहीं आए। सालसी के बाद सारी दुनिया पैसा लेकर बैठी हुई है और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है पाकिस्तान की सालसी को देखते हुए, वो पैसा भी अभी तक नहीं आया, बल्कि जंग दोबारा शुरू हो गई। अगले हफ्ते ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहा है, बार बार पाकिस्तान को इस तरह की खुशखबरियां सुनाई गई, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हर दौरे के बाद ये खुशखबरियां लेकर आते हैं, लेकिन दौरों पे जितना पैसा लगा ये उतनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाने में नाकाम रहे। ये है इनकी टोटल कारकर्दगी और कमाई। और हालात ये हैं कि अब इनके पोल इनके अपने लोग खोल रहे हैं। जमात इस्लामी के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बहुत बुरे नहीं रहे। अब तो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो भी फजलुर रहमान के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा और पोल खोलते हुए कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट के आलाए कार बने हुए थे ये लोग, और अब जब इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला तो नाराज हो रहे हैं। सादी सी बात है। अब सब बताते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था उसके पीछे फौजी जर्नैल थे, जिनके बारे में आज जमात इस्लामी ने भी फाइनली कह दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।